क्या यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होगा? यदि वह मुस्लिम पृष्ठभूमि का व्यक्ति है या फिर यादव है, यदि वो गुनहगार है तो उसे कानूनी प्रक्रिया से सजा न देकर एनकाउंटर में ठोक दिया जाएगा। 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई, ऐसा वो हम लोग यादों हैं इसलिए किए, लेकिन ये मान करके चलिए गलतियां हुई। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आए, हमारा लड़का स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी। अपराधी होने के कारण किसी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता है। फ्री पाए, उसके साथ कोई गार्जियन नहीं पाए ना, फ्री पाए अपने दिखा मार दिए। उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे की। चाहे जे हो मार लड़कियां गलती नहीं आती है। एनकाउंटर पे भी मन दुखी है। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। जिस बच्चे को गोली मार देते हैं आप, पढ़ने वाले बच्चे को गोली मार देती है पुलिस, और इसमें शासन की गलती नहीं है। ये जो लोग मारते हैं ये इनाम बढ़वाते हैं और प्रमोशन के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं। दोस्तों अभी ठहरिए, जाइए मत। आपको ऐसे शख्स का बयान सुनाना चाहते हैं जो खुद एक बड़े अधिकारी पद पर रह चुके हैं। क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? यस या नो? होते, ज्यादातर होते। मैं तो आपसे कहूंगा ज्यादातर होते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात उस एनकाउंटर के बारे में करेंगे जिसे सपा सहित तमाम विपक्षी पार्टी फर्जी बता रही है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर यूपी, जो कि अमेठी से लगा हुआ है, एक ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है। यह डकैती मेजरगंज के इलाके में स्थित भारत सोनी की दुकान पर होती है। दोपहर करीब 12 बजे नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ घुसते हैं और 12 के 12 बदमाश दुकान को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कुछ ही मिनटों में 1.5 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर पुलिस एफआईआर होती है और शुरू होता है बदमाशों की धरपकड़ का सिलसिला। 2 सितंबर को पुलिस अमेठी जिले के रहने वाले 3 बदमाशों को, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और लाला हरिचंद को गिरफ्तार करती है। लेकिन एक अन्य आरोपी विपिन सिंह, जिसे पूरे वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, ने स्वयं से ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताते चलें कि विपिन सिंह एक पेशावर अपराधी है जिस पर 34 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसे आसानी से सरेंडर करने का मौका दे दिया जाता है, उस पर एक भी गोली नहीं चलाई जाती। और दूसरी तरफ मंगेश यादव, जिस पर 7 केसेस हैं, उसे एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों बताते चलें कि जितने केस मंगेश यादव पर हैं उससे कहीं ज्यादा विपिन सिंह के ऊपर आर्म एक्ट के तहत है। दोस्तों बड़ी दिलचस्प बात है, इस वारदात के आरोपियों में से कुछ को पैर पर गोली मारी जाती है, कुछ को आसानी से गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों वो सारे नाम आपको बताते हैं। पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मंगेश यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों ये घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। दोस्तों आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ये तब की है जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। इसमें आप ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में जिन शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है डीके शाह, जो कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सीईओ डीके शाह हैं। एनकाउंटर के समय चप्पल पहने हुए हैं, जो कि प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। दोस्तों आज कटघरे में अकेले डीके शाह नहीं है, कटघरे में एसटीएफ के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश भी सवालों के घेरे में खड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर आज एक राजनीतिक तूफान आ गया है। परिवार कह रहा है कि बच्चे को उठाकर ले गए थे और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। 5 सितंबर को पुलिस और एसटीएफ की टीम मंगेश की तलाश में निकलती है और फिर पुलिस और मंगेश के बीच एनकाउंटर हो जाता है, जिसमें मंगेश को गोली लग जाती है, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाती है। वहीं उसका एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब हो जाता है, ऐसा पुलिस का कहना है। मंगेश के पिता इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। उनका कहना है, पुलिस वालों ने अकेले पाकर मेरे बेटे को मार दिया है, मेरा बेटा निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं मंगेश के पिता का क्या कहना है। मार के 2 बजे ले गए हैं उठा के। अब आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में बंद किए होंगे।
2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज्यादा सर, लड़की औरत थे उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यही, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने से इधर रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए अपना दिखा के मार दिए सर गोली। कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव जी से कुछ आश्वासन मिला है? सर इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊंगा। अभी आए हम तो आज ही आ रहा हूँ सर। एक कल पर्व देखा उसमें, हम तो गुजरात रहता, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। पुलिस आरोप लगा रही कि लूट के मामले में शामिल था। पुलिस लगा रही है सर जी। क्या इस तरह का था आप लड़का था ये? जब सर अभी क्या मैं बोलूं सर, अभी हमारा लड़का लड़की को लेके गया, पैसा स्कूल में नाम लिखाया, अपना नाम लिखाने को बोल रहा था, मैं बोला लिखा ले, तो बोला हम पढ़ेगा ही नहीं, हम गाड़ी चलाएगा। सर क्या बोलूं, अब वो लड़की को फीस जमा किया है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव नाम है सर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस इनकाउंटर पर तीखे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अब जाति देखकर एनकाउंटर करेगी, जो कि मानवाधिकार के खिलाफ है। उन्होंने मानवाधिकार और न्यायपालिका को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन मंगेश के परिजनों के घर भेजा और साथ ही मंगेश के परिवार के साथ फोन पर बात की एवं मामले की जायजा लिया। साथ ही उन्हें सांत्वना प्रदान की और न्याय का भरोसा दिलाया। अच्छा, जौनपुर विद्यालय में गया था? जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे, और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा गए। अच्छा, 2 सोमवार को उठा ले गए? जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटा के मारी, क्या किया इन्होंने? भैया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है। अरे बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी एंड बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। क्रीमेशन क्या कह रहे हैं लोग? और पार्टी का नेता कोई आया नहीं? कोई नहीं भैया। मेरी जिला अध्यक्ष जी से 2 बजे दिन में बात हुई, कई बार मेरा नाम धनंजय यादव भैया, मैंने कई बार कहा जो है, उसके बाद वो कह रहे हैं सुबह आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो इधर उधर ब्लफिंग कर रहे थे। और ऋषि भैया जो है भैया 4 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं अभी बस के, और ऋषि भैया छोड़ कोई नहीं आया हुआ है। यहाँ एक बात, कौन है अभी यहाँ पर? डीएम वगैरह है कोई? नहीं, डीएम नहीं, एसपी कुछ नहीं भैया, इंस्पेक्टर रैंक के लोग बस केवल हैं। अभी करना भी, मैं पार्टी के लोगों से कहता हूँ अंत्येष्टि मत होना, बोला सुबह करेंगे। नहीं भैया, रोक रखा हुआ ऋषि भैया और एक कृष्णा यादव यहाँ के लोकल जिला पंचायत लड़ रहे थे। कोई अधिकारी उससे बात करना? ठीक है भैया, मैं बात करा रहा हूँ। 1 मिनट भैया, मैं बात कर रहा हूँ। आराम से। साथ ही आपको बताते चलें मंगेश की मां का क्या कहना है। आज एक मां इंसाफ की मांग कर रही है। मां यह कह रही है कि मेरे सामने उसको उठाकर ले जाया गया था और ये कहा गया था कि पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। मां कह रही है उसकी लाश वापस क्यों लौट कर आई। सुनिए उनकी मां का क्या कहना है। पहले आ रहे हैं ना सुल्तानपुर के घर में झाड़ा लेकिन कुछ पार ना है। अब कहे कि हमारा लड़कियां बाटे ना, दूसरा लड़कियां होए, चाहे जे होए, हमारा लड़कियां गलती ना आई के है। आपको आश्वासन दे के गए थे कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। हाँ। फिर उसके बाद आप लोग की तरफ से कोई पुलिस से बातचीत किया है कि इस तरीके की बातचीत हुई थी? पूछताछ रोज आ रहा है, आज तक ना आ रहे हैं। पर दिन आए पूछे, हमारा नाम पूछे, हमारे बेटे का नाम पूछे, हमारे लड़किया का नाम पूछे, हमारे पति का नाम पूछे, कहें कि फोन करो बात करो। हम कहे बात कराए देव साहब, हमारा लड़किया ना आ रहा है, हम जाना था बराबर ना, हम अपने लड़के का अपने लगे ले। दोस्तों साथ में हम आपको मंगेश यादव की बहन का बयान भी सुनाना चाहते हैं, वो क्या कह रही है।
स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी, वहाँ से नहीं फीस काट, हम यहीं पे भूल गए थे। तब आज चले आए, जमा भी नहीं कर पाए, वहाँ से चले आए भाई के साथ घर पे। मतलब हम वहाँ पे थे, टीसी नहीं थी तो भैया में पैसा दे के चले आए घर पे 28 तारीख को। फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर से वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो कहीं नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया? उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला? 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था, हमारा नाम वो लोग लिखवाए हैं, नहीं किया था। तो और लोगों को नहीं मारे, सिर्फ मंगेश को ही मारे, क्यों ऐसा किए होंगे? ऐसा वो हम लोग यादव हैं इसलिए किए, इसलिए किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस यादव है। साथ ही बताते चलें कि सपा का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मुलाकात करता है, जहां समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुनिए लाल बिहारी क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है? ये आयातित है, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा परिजनों के साथ अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने डीएसपी को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे। दोस्तों, आपको डीके शाह का भी बयान सुनाना चाहेंगे। की खेती बहुत जबरदस्त है। कहीं न कहीं ऐसे खरपतवारों को ठीक करने के लिए आज के 2 दशक पहले एसटीएफ का गठन किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से चला प्रकरण लगातार चल रहा है। कल अचानक आपकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, घटनाक्रम बता दीजिए। देखिए, वो जो अपराधियों का था चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी बीते 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था, जिस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
जिस तरीके से लगता है कि लगातार नए युवा जिनको देश बनाना चाहिए, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, वो कहीं न कहीं भटक करके सोशल मीडिया से या किसी अन्य माध्यमों से वो लगातार क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या लगता है कि सिस्टम में किस तरीके का फेल्यूर आ रहा है? देखिए, सस्ते में और जल्दी अमीर बनने की चाहत इनको अपराध की तरफ ले जाती है। ये तमाम तरह के अपराध हैं, केवल यही नहीं, लूटपाट है, साइबर अपराध है, हर चीज़ है। और इनको मोटिवेटर मिल जाते हैं। आदमी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। इस लालच में लोग अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जल्दी इनको एहसास हो जाता है, फिर वापस भी आते हैं, तमाम लोग सुधर भी जाते हैं और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। क्योंकि आप नेशनल प्लेयर रहे हैं और कहीं न कहीं स्पोर्ट्स को आप जीते भी हैं और लगातार खरपतवारें आप उखाड़ भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन बेहतर देश के लिए हो सकता है? खेल कितना जरूरी है? स्पोर्ट्समैन समाज के लिए बेहतर होता ही है। स्पोर्ट्समैन न घमंड होता है, न स्पोर्ट्समैन को कोई वो होता है। स्पोर्ट्समैन मिलजुल के समरसता, अनुशासन, प्रियता स्पोर्ट्स की पहचान है। स्पोर्ट्समैन तो समाज को बहुत कुछ दे सकता है, दे भी रहा है। आप देखेंगे कम्युनिटी को आजकल जहाँ जाति, देश, धर्म में हर चीज बंट रहा है। आप स्पोर्ट्समैन के अंदर देख लीजिए, अगर 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल का है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई बैकवर्ड है, उनमें किसी में आप ये फीलिंग नहीं देखे होंगे कि हम फला वर्ग के, फला जाति के हैं। सब भाई जैसे रहते हैं, इवन एक थाली में बैठ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। तो इससे अच्छा स्पोर्ट्समैन से अच्छा इस समाज के लिए कोई नहीं हो सकता। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से एसटीएफ का एक टीम वर्क पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार छाया हुआ है, ये इसमें स्पोर्ट्स का भी कुछ योगदान है क्या? अब देखिए, स्पोर्ट्स अलग चीज है और पुलिसिंग अलग चीज है, लेकिन जो भी स्पोर्ट्समैन पुलिस में हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? इस पर मैं क्या बोलूं, पॉलिटिकल सबके अपने लोग अधिकारियों से पूछते हो क्या है? सर, आपको आपके साथियों द्वारा सम्मानित किया गया स्टेडियम में, कैसा महसूस किया? अच्छा लगता है। अपने लोग जब मिलते हैं, अपने भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा। ग्राउंड पे आके हर चीज भूल जाता आदमी, पुराने दिन याद आते हैं कि हम भी कभी ऐसे बच्चे थे, खेलते थे। अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा अपने लोगों के, अपने भाइयों के बीच में आकर। अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपराध छोड़ दें। आपको ये बयान सुन के क्या लगा? जहां पत्रकार डरे सहमे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि यहाँ पर डीके शाह से खुलकर सवाल पूछे जाने चाहिए? क्या डीके शाह का पत्रकारों के दिलों में डर या खौफ है या नहीं? हमारे कुछ सवाल है जो हम पूछना चाहेंगे और डेफिनेटली पूछेंगे। जब ज्यादातर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं तो लूट का सारा माल क्यों नहीं बरामद हो पाया? पहले सुनाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें स्थानीय पत्रकार से ज्वेलर शॉप के मालिक ने क्या कहा। देखिए वीडियो। देखिए, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलवाया नहीं गया? बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखा, उनका कहना है कि 10% ही उनकी रिकवरी हो पाई है। दूसरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आ गई कि डीके शाह को वारदात के समय चप्पल पहन के जाने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों, बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने क्या ट्वीट किया। संजय शर्मा ट्विटर पर लिखते हैं, यूपी एसटीएफ एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह काम कर रही है। अब इसमें कोई भी शक नहीं रह गया है। एक डिप्टी एसपी हैं, साहब के सजाती हैं, लखनऊ भर के व्यापारियों से चौध वसूलने में ख्याति लिए हुए हैं। एक बार तबादला हुआ तो एक जाने माने वकील के शरण में चले गए। सालों बीत गए पर उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। अगर योगी जी की जगह कोई और सीएम बन गया तो सबसे बुरा हाल इसी एसटीएफ का होने वाला है। वैसे इन लोगों की जन्मपत्री अमित शाह के यहाँ भी पहुंच गई है। दोस्तों, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं? आपको बताते चलें कि मंगेश के ऊपर 7 मुकदमे थे, जिसमें ना तो कोई बलात्कार और ना ही हत्या का मामला दर्ज था, फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मिलन खांडेरकर, जो कि आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको उनका ट्वीट बताते हैं।
उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। खांडेरकर कहते हैं, इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को समझिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस ने क्या किया। 2 सितंबर को 50,000 रुपए का इनाम घोषित, 4 सितंबर को इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया और 6 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर। दोस्तों अभी ठहरिए, जाइए मत। आपको ऐसे शख्स का बयान सुनाना चाहते हैं जो खुद एक बड़े अधिकारी पद पर रह चुके हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी बीएन राय दोस्तों, एक्स डीजी यूपी पुलिस बीएन राय सर, जो 3 साल खुद सुल्तानपुर बतौर कप्तान रहे, जो कि यहाँ के आईजी जोन और यूपी के डीजी रहे, जो जुर्म को समझते हैं और मुलजिम को भी समझते हैं। उनका एनकाउंटर को लेकर क्या कहना है, देखिए वीडियो। बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे, बड़े सीनियर, बहुत नामी गिरामी ऑफिसर आप रहे। सुल्तानपुर जहां का ये मामला है, वहां के आप 3 साल कप्तान रहे। आप आईजी भी रहे सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी समझते हैं, पुलिसिंग को भी समझते हैं। एक सवाल जो अमूमन आखिर में पूछा जाता है जब आप खुल जाते हैं, लेकिन मैं शुरू में ही आपसे पूछ रहा हूं, और हो सकता है ये सवाल तल्ख हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप भी वर्दी वाले ऑफिसर हैं। क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? गोली मार दी जाती है पकड़कर, क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? यस या नो? होते हैं, ज्यादातर होते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा ज्यादातर होते हैं। और इसमें होते देखिए, हैं आप सिर्फ सर, बड़ी बात, पहला आईपीएस ऑफिसर जो कैमरे पे बोल रहा है। राय साहब होते हैं भाई, जी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ना सर, सिर्फ सलूट होते हैं, है। बल्कि ज्यादातर होते हैं। लेकिन मुझे भी 25-30 बरस हो गए राय साहब, मुझे भी 25-30 बरस हो गए। इस तरह से किसी आईपीएस ऑफिसर जो डीजी रहा हो यूपी का, सुल्तानपुर का एसपी, आईजी कह रहा है कि साहब एनकाउंटर फेक होते हैं, गोली मार दी जाती है। जी जी, लेकिन आप वाक्य पूरा करने दीजिए। इसके लिए आप पुलिस को सिर्फ दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए, मैंने 6-7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और मैंने देखा कि सब उसमें शॉर्टकट की संस्कृति में विश्वास करते थे। सब चाहते थे कि पुलिस अपराधी को पकड़े, उसका हाथ पैर तोड़ दे, पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में मार दे, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे ताकि दिखाया जा सके कि अपराध कम हुए हैं। तो ये लगभग सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो ये जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरे तथ्य नहीं है। पूरे तथ्य हो तो मैं आपको तथ्य बताता हूँ। जो एसटीएफ है उसी की रिलीज में आपको बता रहा हूँ। और एसटीएफ की जो रिलीज है उसमें कहा गया है कि इस पूरे स्क्वाड को शाही साहब, डीके शाही साहब लीड कर रहे थे, डिप्टी एसपी। और जिस वक्त मंगेश यादव मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे जो मंगेश यादव के बैठा था उसने फायर कर दिया। उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस हुई, आगे जाके किसी खेत में घुस गई। अल्टीमेटली 4 लोग थे, 4 पुलिस वाले थे, मैं नाम ले रहा हूं। इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह। सरनेम पे आप जोर दीजिएगा। और सामने मंगेश यादव था जो स्लिप कर गया था। और इनका कहना है कि साहब हमने कहा सरेंडर कर दो, उसके बाद उसने फायर कर दिया तो हमें भी फायर करना पड़ा, उसकी गोली लग गई और बाद में अस्पताल ले गए तो मौत हो गई। ये जो आपने देखा कि सिंह 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 और सामने एक यादव, क्या आपको लगता है कि ये जो जाति के मसले हैं, ये जो फीलिंग्स हैं इस तरह की, ये पुलिस में भी है, सरकार में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है? और अखिलेश यादव जी, ये भारतीय समाज में जाति एक ऐसा सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। बहुत गहरे बैठी हुई चीजें हैं जो जाति से जुड़ी हुई हैं। पुलिस में भी है, जिस तरह दूसरी संस्थाओं में। अभी आपने सरकार का भी नाम लिया, चुनाव इसी बात पे हो रहे हैं, तो पुलिस में भी है। मैं इस पर्टिकुलर मामले पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि इसके तथ्य मेरे पास नहीं है। दोस्तों साथ ही आपको बताते चले, आज बीजेपी की हालत बहुत खराब है देश में। कहीं उनके नेता जैसे कि कंगना रनावत अनर्गल बयान देते हैं, कहीं हरियाणा में 20 से ज्यादा सदस्य सदस्यता छोड़ देते हैं और निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। वहीं आपको सुनाते चले बृजभूषण सिंह का इस पूरे हत्याकांड में, इस एनकाउंटर को लेके क्या कहना है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई, ये मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई और उसी गलती का ये परिणाम है।
और एक एक शब्द पर अगर विवेचना किया जाए, एक एक कि किसकी कहाँ गलती है, तो ये मेरी हैसियत नहीं है और मैं उस पर नहीं हूँ। लेकिन ये मान करके चलिए गलतियां हुई। गलतियां हुई, आप कह रहे हैं, ये कष्ट भी है आप? नहीं, बहुत बड़ा कष्ट है। अकेले उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत हो जाती, अकेले उत्तर प्रदेश से ही पूर्ण बहुमत हो जाती। आज उत्तर प्रदेश में जितना गैप हुआ है, अब ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, लेकिन मुझे तो पहले से दिखाई पड़ रहा था, मुझे पहले से दिखाई पड़ रहा था कि ये गैप होने वाला है। और मैंने व्यक्तिगत कई बार आपने आवाज भी उठाई और कहा कि अधिकारियों ने लुटिया डुबो दी, अधिकारी नेता की, जनता की सुनते नहीं। देखिए, अब अच्छा अवसर नहीं है ये सब कहने का, लेकिन गलतियां हुई और अपनी अपनी गलती सब स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारी तो किसी के नहीं होते हैं, वो तो जिसकी सत्ता होगी उसके साथ होंगे। तो आपको लगता है कि अधिकारियों ने कुछ ज्यादती की जिसकी वजह से खामियाजा पार्टी को, जो आपकी जननी, आपकी माँ है, उसको भुगतना पड़ा? देखिए, अगर अधिकारी ही सब कुछ है और उसका ही फैसला दुरुस्त है और उसकी विचारधारा ही लागू की जाएगी, तो राजनीति की क्या आवश्यकता है? तो फिर शासन की क्या आवश्यकता है? खुला छूट देना चाहिए उनको, उनकी जवाबदेही होती। अब तो जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये जो रिजल्ट आया है, कम से कम मैं जानता था कि ये आने वाला है। और मेरी बातचीत आप लोगों से भी हुई है, आधिकारिक तौर पर मैंने नहीं कहा है, बातचीत के उसमें कहा है कि ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कुल मिलाकर के यही होने वाला है जो आया है। अखिलेश यादव इस वक्त बुलडोजर, एनकाउंटर पे बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो सवाल एक हमने खड़ा किया था कि अगर अवैध निर्माण है तब तो बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन गलती एक व्यक्ति करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है, पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। इसलिए मैंने इस पॉलिसी का विरोध किया था। अब आज इस पॉलिसी के मैं विरोध में हूं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि अपराधी होने के कारण किसी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता है। और भी तरीके हैं, न्यायपालिका है, केस चलाइए, सजा होगी, जेल काटेंगे। और एनकाउंटर पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जातीय रंग दिए जा रहे हैं, अब किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो, वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? गलती तो हुई, जाने दीजिए। एनकाउंटर पे भी मन दुखी है? नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को गोली मार देते हैं आप, पढ़ने वाले बच्चे को गोली मार देती है पुलिस, और इसमें शासन की गलती नहीं है। ये जो लोग मारते हैं ये इनाम बढ़वाते हैं और प्रमोशन के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं। आप उठा करके लिस्ट देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अरे आज कहाँ माफिया, माफिया है कहाँ उत्तर प्रदेश में? कौन माफिया है? बताओ ना, कोई माफिया, कौन माफिया है? अखिलेश यादव ने कहा अभी जो एनकाउंटर हुआ, कहा कि एक जाति विशेष को चिन्हित, ये तो उनका कहना गलत है। देखिए, हाफ इनकाउंटर या इनकाउंटर ठाकुरों के भी हुए हैं, ब्राह्मणों के भी हुए हैं, भुइयारों के भी हुए हैं, यादवों के भी हुए हैं, जाटों के भी हुए हैं, मुसलमानों के हुए। ये तो आरोप उनका गलत है कि चिन्हित करके। लेकिन यहाँ भाई अधिकारी थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, बृजभूषण सिंह जो कि एक पुराने बीजेपी नेता है, काफी अनुभवी नेता है, उनका ये मानना है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, सिस्टम में खामियां हैं और बीजेपी के अंदर, बीजेपी के तंत्र के अंदर जो बहुत बड़ी कमजोरी आई है उसका आकलन उन्होंने पहले ही लगा लिया था। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आता होगा कि बीजेपी पूरी तरह से ढह चुकी है। यूपी की योगी सरकार में दो शब्द बिल्कुल सिग्नेचर की तरह जुड़ गए हैं, एक तो बुलडोजर और एक एनकाउंटर, जिसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। सवाल यह आता है कि क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर ही आखिरी विकल्प है? हालांकि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी है या नहीं ये तो न्यायिक जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन
एक बात कहना जरूरी है कि यूपी शासन के गलत तरीके से काम करने से अपराधियों से ज्यादा आम आदमी दहशत में है। कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, जंगल राज जैसी व्यवस्था हो रखी है। सीएम योगी जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, लेकिन अपराधी अपने मंसूबों में हर बार कामयाब हो ही जाते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर जब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो सुल्तानपुर डीएम ने न्यायिक जांच के ऑर्डर दे दिए। अखिलेश यादव का कहना है 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इन संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। साथ ही अखिलेश यादव कहते हैं सवाल यह है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। इसके साथ ही पूरे सूबे में इस इनकाउंटर की निंदा हो रही है। चंद्रशेखर ने भी इसकी कठोर निंदा की है और आम आदमी के मानव अधिकार का हनन बताया है।